स्वागत है आप लोगों का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, पिछला लेसन मैंने आप लोगों को बनाया था जिसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग का थ्योरी पोर्शन करवाया था। तो जिन लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिलेगी उस लेसन की। तो पहले आप जाकर उस लेसन को एक बार देख लें ताकि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ हम लोग सीखे हैं पिछले लेसन में उस पे बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा टॉपिक का, और कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका भी आप लोग रिव्यू कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज़ रिटेल बैंकिंग। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग आखिर है क्या। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि इट इज़ बैंक विच इज़ टारगेटेड एट कॉरपोरेट्स। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ बैंक विच इज़ फोकस टुवर्ड वीकर क्लास सेगमेंट। थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लैंड देम मनी। चौथा ऑप्शन है बैंकिंग डील विद होलसेलर फॉर डिपॉजिट सोर्सेज। और पांचवा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों, कल जो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है रिटेल बैंकिंग के बारे में। इसमें कीवर्ड मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल कस्टमर से डील करता है। तो फ्रेंड्स, बस यही ध्यान रखना है आपको। आप जरा ऑप्शन नंबर सी को देखिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लैंड देम मनी। तो रिटेल बैंकिंग का कॉर्पोरेट से कोई मतलब नहीं है, वीकर क्लास सेगमेंट से कोई मतलब नहीं है, होलसेलर से कोई मतलब नहीं है। तो इससे मतलब है केवल इंडिविजुअल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लैंड देम मनी। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द, इसमें से यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है हमें। इनमें से हमें पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जरा पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टारगेटेड एट इंडिविजुअल कस्टमर एंड मास मार्केट सेगमेंट। बी कह रहा है ऑफर वेरियस लाइबिलिटी एसेट एंड सर्विस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल। सी है कि बोथ ए एंड बी। और डी कर रहा है डिलीवरी मॉडल ऑफ ATM, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। एंड ई कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जरा एक बार इससे रिलेटेड थ्योरी को देख लें। रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को समझाया था। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। सबसे पहला पॉइंट था कि ये इंडिविजुअल कस्टमर से रिलेटेड है। दूसरा है कि ये मास मार्केट ड्रिवन है। तीसरा है कि ये अलग अलग लाइबिलिटी, अलग अलग एसेट और अलग अलग सर्विस प्रोडक्ट ऑफर करता है इंडिविजुअल कस्टमर को। और फाइनल पॉइंट था कि डिलीवरी मॉडल जो है वो फिजिकल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। तो फ्रेंड्स, यही तो पॉइंट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी तो वही कर रहा है, टारगेटेड इंडिविजुअल कस्टमर, बिल्कुल सही है। ये अभी हमने देखा था कि ये लाइबिलिटी भी ऑफर करता है, एसेट भी ऑफर करता है और सर्विस प्रोडक्ट भी ऑफर करता है। और इसका जो डिलीवरी मॉडल है, ATM हो, इंटरनेट हो, मोबाइल बैंकिंग हो, सब तरह का डिलीवरी मोड अवेलेबल है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। आइए इसको करने से पहले इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देखते हैं हम लोग। देखिए, रिटेल बैंकिंग की एडवांटेज यहाँ पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि रिटेल बैंकिंग में कुछ कुछ मेजर एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसमें जो रिस्क जो है वो स्प्रेड होता है लार्ज कस्टमर पे। ठीक है, ये सबसे सबसे मेजर एडवांटेज है इसका, कि रिस्क का जो स्प्रेड होता है वो क्या होता है, लार्ज कस्टमर बेस पे होता है। दूसरा है कि क्रेडिट रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है। फिर उसके बाद होता है कि लार्ज क्लाइंट हैं, तो इसके कारण क्या होगा, मार्केटिंग भी आसान होगा, मास सेलिंग भी आसान होगा। तो ये तीन हम लोग एडवांटेज देखे थे। आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्प्रेड ऑफ रिस्क अक्रॉस कस्टमर एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है स्प्रेड ऑफ क्रेडिट रिस्क टू बी टू डाइवर्सिफाइड कस्टमर। चलिए ये भी हम लोग मानते हैं, अभी हमने देखा था। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्प्रेड ऑफ रिस्क अक्रॉस कस्टमर लॉयल्टी एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखिए, रिस्क का स्प्रेड तो होता है, लेकिन ये जो टर्म लिखा हुआ है कस्टमर लॉयल्टी, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड, तो ये सब जो है एडवांटेज में नहीं आता है। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ऑप्शन नंबर सी है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विद सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बाय स्कोरिंग सिस्टम। तो देखिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही है हमारा। रिस्क का स्प्रेड होगा, क्रेडिट रिस्क का स्प्रेड होगा और कस्टमर बेस हमारा ज़्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बोथ डी एंड बी। डी के अंदर ए सी आ गया और बी आ गया, मतलब कि ऑल आर द अबव आर करेक्ट। ठीक है, मतलब ये सभी के सभी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, वो सभी के सभी हमारे रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेज हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिटेल बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या क्या है।
दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्स्टेकल, कल मैंने आप लोगों को समझाया था दोस्तों, यहाँ पे देखिए कंस्टेंट बताया था। तो कंस्टेंट में क्या क्या बताया था एक बार देखिए आप, कि लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं, कॉस्ट होता है मेंटेनेंस का, ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट भी हायर लेवल का होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए थे। तो ज़रा देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया हमें। मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बिल्कुल सही है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो बेटर्स ये भी सही है, और हायर डेलिक्वेंसीज अनसिक्योर्ड रिटेल लोन ये भी सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कि ये तीनों के तीनों जो है प्रॉब्लम है हमारे रिटेल बैंकिंग में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन द रिटेल एसेट अंडर रिटेल बैंकिंग, मतलब हमें रिटेल एसेट को डिफाइन करना है। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था रिटेल एसेट कौन कौन से होते हैं। देखिए कुछ रिटेल एसेट जो कि हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर होते हैं वो होते हैं हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, रिटेल एसेट होते हैं। तो फ्रेंड्स जरा ऑप्शन को देखते हैं, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, हाँ बिल्कुल ये तो है, ठीक है, ये तो हमने देखा ही था। उसके बाद देखिए ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट शेयर, देखिए ये शेयर एंड डिवेंचर की बात नहीं आती है यहाँ पे, ये हमारे रिटेल एसेट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। शेयर एंड डिवेंचर के अगेंस्ट जो लोन होता है वो हमारे रिटेल एसेट के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन ईसीएस लोन, ईएफटी लोन, कासा लोन, ये सब के सब रिटेल बैंकिंग के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक रिटेल एसेट टू डोमेस्टिक टू जीडीपी इन इंडिया, मतलब पूछा गया है कि बैंक का जो रिटेल एसेट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में। तो फ्रेंड्स हमने कल देखा था कि जो कंट्रीब्यूशन है वो है 6%, ठीक है। जो रिटेल एसेट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना है, वो है हमारा 6%। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए ही तो है हमारा 6%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ नॉट ए कंस्टेंट इन रिटेल बैंकिंग, इसमें से पूछा गया कौन सा कंस्टेंट नहीं है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने कंस्टेंट देखा था, क्या क्या कंस्टेंट था एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। लार्ज कस्टमर को हमें मैनेज करना होता है, दूसरा कि लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को के कॉस्ट को मेंटेन करना होता है, और तीसरा है कि हमें अनसिक्योर रिटेल लोन में जो डिफ़ॉल्ट होती है वो हायर लेवल की होती है, उसे भी मैनेज करना होता है। तो ये 3 मेजर हमारे कंस्टेंट थे। तो जरा ऑप्शन को देखिए यहाँ पे कि पूछा गया नॉट ए कांस्टेंट, तो मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, हाँ ये तो कांस्टेंट है। रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विस, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विस, चलिए ये भी सही सही है, हम सर्विस को मेंटेन करना होता है, ये भी कांस्टेंट है। ये मतलब ऑप्शन ए भी तो सही है, ये कांस्टेंट है हमारे, ठीक है। लेकिन मेंटेनिंग एटीएम सेंटर विद लो कॉस्ट ये तो कांस्टेंट नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को जरा देखिए, अनसिक्योर रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल अमाउंट, बिल्कुल ये भी कांस्टेंट है हमारा। फिर मेंटेनिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 2% हाउसिंग लोन, हाँ ये भी सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ए, बी, डी और ई, ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे कांस्टेंट है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है कि जिसमें कह रहा है कि एटीएम सेंटर को मेंटेन करना लो कॉस्ट है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। एटीएम सेंटर को मेंटेन करने का भी हायर कॉस्ट होता है, तो ये गलत ऑप्शन है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा कांस्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को कुछ बिजनेस मॉडल बताए थे, ज़रा एक बार उसको रिकॉल कर लें। हम आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, जो लोग मेरे नोट्स को नहीं देखे हैं वो पहले एक बार जाके लेसन को चेक कर लें। उसका डिस्क्रिप्शन आपको, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन बनाना काफ़ी टफ होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों कल मैंने आप लोगों को कुछ अप्रोच बताए थे बिजनेस मॉडल के अंदर, वो कौन कौन से अप्रोच थे। पहला था हमारा SBU अप्रोच, दूसरा था डिपार्टमेंटल अप्रोच, और तीसरा था हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 हम लोग अप्रोच देखे। तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है SBU अप्रोच है, डिपार्टमेंटल अप्रोच है और इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मतलब ये तीनों के तीनों हमारे जो अप्रोच है ये बिजनेस मॉडल के अंदर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी ऑफ द एबव, एनी वन ऑफ द एबव। मतलब ये तीनों के तीनों हमारे बिजनेस मॉडल हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसी रिटेल बैंकिंग में कौन सा मॉडल पब्लिक सेक्टर बैंक अडॉप्ट करती है, SBU, डिपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड, MBO, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए जरा इससे रिलेटेड थ्योरी को देखते हैं। देखिए कल मैंने बताया था कि जो PSP होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, वो कौन से अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का बी, यानी कि डिपार्टमेंटल अप्रोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग इज अडॉप्टेड बाय न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक।
तो देखिए दोस्तों, फिर से अपना थ्योरी को कंसल्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं हमारे, वो सभी के सभी एस अप्रोच को, एस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए, एस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। डिस्कस द अदर सर्विसेज विच आर टैग्ड अंडर रिटेल बैंकिंग। मतलब कौन कौन से सर्विस हैं जो कि हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर आते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ये सब तो आते ही आते हैं, हमने देखा था रिटेल एसेट में। फिर देखिए सेविंग, करंट डिपॉजिट, ये हमारे रिटेल बैंकिंग का सर्विस नहीं है, ठीक है। हाँ, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब के सब रिटेल बैंकिंग के सर्विस है। फिर देखिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, डीमैट सर्विस, ब्रोकिंग सर्विस, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, ये सब के सब रिटेल बैंकिंग के अंदर नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, दोनों आंसर सही है। तो जरा ऑप्शन नंबर ई को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बोथ ए एंड सी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी, मतलब ए भी सही है और सी भी सही है। तो ये सभी के सभी हमारे अदर सर्विसेज आते हैं जो कि रिटेल बैंकिंग के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेविंग, टर्म या करंट डिपॉजिट रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, और ना ही इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, डीमैट और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड, ये सब के सब हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बैंक एडॉप्ट इन रिटेल बैंकिंग प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मॉडल की बात आती है, तो मॉडल मैंने आप लोगों को समझाया था, बिजनेस प्रोसेस कुछ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे रिटेल बैंकिंग में। तो देखिए 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन था इसका, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, ये 4 मॉडल हम लोगों ने देखा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा मॉडल बैंक अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो ये चारों के चारों अडॉप्ट करती है, हॉरिजॉन्टली को भी, वर्टिकली को भी, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल को भी, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल को भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एनी वन ऑफ द अबव। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज हॉरिजॉन्टल मॉडल अडॉप्टेड इन रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में हॉरिजॉन्टल मॉडल कब अडॉप्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है लेवल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विस, ऑप्शन सी ऑफरिंग सर्विस अक्रॉस एसेट, लायबिलिटी, अदर सर्विस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे, जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, ठीक। और ये मॉडुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी केसों में, ठीक है, चाहे हम मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हों या अलग अलग सर्विस ऑफर कर रहे हों, या कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमें जो सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इन सभी के तीनों केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। आइए अपने 38 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हेन द वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल प्रोवाइड फंक्शनलिटी अंडर रिटेल बैंकिंग। तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये देखिए, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में एक की पॉइंट है कि इसमें जो सेंट्रलाइज कस्टमर डाटा होता है, डाटा का जो कस्टमर का जो डाटा होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। और कस्टमर डाटा ऑफ बेस ओरिएंटेशन, तो ये की वर्ड है यहाँ पे। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ भी वो होगा, सेंट्रलाइज कस्टमर डाटा बेस होता है, कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर मॉडल्स, स्कोप फॉर इनलार्जिंग। हाँ देखिए, ये की पॉइंट है, क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के लिए कोई इनलार्ज करने का स्कोप होता है इसमें। तो ये वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल का एक एडवांटेज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग इज अडॉप्टेड अंडर नॉर्म्स बाय पीएसबी इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से मॉडल को अडॉप्ट करती है, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए, इन मोस्ट ऑफ द पीएसबी हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज अडॉप्टेड। तो ऑप्शन को जरा देखिए, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले लेसन में जो कि मैंने समझाया था उस पर बेस्ड। तो उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपका रिवीजन भी एक तरह से हो गया होगा। तो दोस्तों इस लेसन को यदि आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ और भी दोस्तों के साथ इस लेसन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल से। धन्यवाद।